हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द चैप्टर 4 दैट इज़ हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी चैप्टर हमारे क्लास 10th में भी है और अगर हम लोग बोले तो क्लास 12th में भी हेरिडिटी चैप्टर है, बट द नेम इज़ दैट प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, दो चैप्टर्स जिसको मैं एक कलेक्टिव रूप से बताने वाली हूँ। आज मैं क्लास 10th को लेकर भी पढ़ाने जा रही हूँ, क्लास 12th को लेकर भी पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को समझना है बेसिक ऑफ हेरिडिटी क्या है। ये बेसिक्स ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के बारे में बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये चैप्टर काफ़ी टफ है बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल एप्लीकेशंस है, क्रॉसिंग्स कराना, ये सब टर्म्स इसमें आता है, इसलिए लोग इससे थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। इस चैप्टर से जल्दी इसे समझ नहीं पाते हैं कि क्या है ये चैप्टर। ठीक है, तो आज हम लोग जो इस चैप्टर को लेकर चलने वाले हैं उसे मैं थोड़ा सा इजी वे में, ऐसे तो मैं इसका आज बेसिक्स बताने वाली हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आज नहीं बताने वाली हूँ, बट जो भी बताऊँगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ जाइएगा तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर डरने की बात ही नहीं रहेगी। इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम्स में। क्लास 10th का भी बोर्ड्स आ रहा है, क्लास 12 का भी बोर्ड्स आ रहा है, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ बेनिफिट्स हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को अब कंटिन्यू करते हैं, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का नाम है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर में हमारा मोस्टली टर्म्स हेरिडिटी से रिलेटेड है, इवोल्यूशन भी है, बट इवोल्यूशन मैं अभी नहीं बता रही हूँ, अभी मैं हेरिडिटी को कंटिन्यू कर रही हूँ। ऐसे एक्चुअली में इवोल्यूशन हेरिडिटी पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो हेरिडिटी ऐसे है क्या? हेरिडिटी है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू अ चाइल्ड। ठीक है, क्या होता है हेरिडिटी? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसे करेंगे, द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, the transmission of characters from parents to their offsprings। ठीक है, offsprings क्या है कि इसमें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा डर लगने वाली क्या बात होती है मैं बताऊं? इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स का यूज़ किया जाता है जिससे बच्चे लोग एकदम से अनजान हैं। ठीक है, न्यू टर्म्स, कुछ न्यू वर्ड्स को यूज़ किया गया है इस चैप्टर में, जिसके कारण बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि ये होता क्या है। ठीक है, तो उन चीज़ों को आज मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ जिससे आप लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो पाए। जस्ट फॉर एग्जांपल द ऑफस्प्रिंग, आप लोगों के दिमाग में आया होगा ये एक वर्ड तो हम लोगों ने पहले नहीं सुना था। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड बेबी। ठीक है, क्या होता है? द नेक्स्ट जनरेशन, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं इसे। हम लोग जैसे कि आपको सेंटेंस से ही समझ में आ गया, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, तो उनके बच्चों में ही तो, ठीक है, उनके बेबीज में, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? उनका प्रोडक्शन कह सकते हैं, बेबीज कह सकते हैं। ठीक है, उनमें कुछ कैरेक्टर्स चला जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी एक्चुअली में है क्या और हेरिडिटी क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों जरूरी है हेरिडिटी का होना? जस्ट फॉर यू ये मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि हेरिडिटी इज द नीड फॉर सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, और एनी अदर ऑर्गेनिजम्स। बहुत ज़्यादा जरूरी है हेरिडिटी का होना। ठीक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए अगर हेरिडिटी नहीं होगा तो वेरिएशंस नहीं होंगे। ओके, हेरिडिटी नहीं होगा तो वेरिएशंस नहीं होंगे, कोई कैरेक्टर हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओके, तो कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फिर हमारे जो बेबीज़ होंगे वो बेबीज़ आगे सर्वाइवल करने के लायक नहीं बनेंगे। ओके, होता क्या है ना कि हेरिडिटी होना ज़रूरी तो है, बट कई बार ऐसा होता है कि हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं भी होते हैं, तो वो भी यूज़फुल है। ठीक है, क्योंकि कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना जो मतलब यूज़फुल नहीं है, यूज़लेस होते हैं कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स के, तो कुछ कैरेक्टर्स अगर नहीं भी ट्रांसफ़र होंगे बच्चों में तो भी बच्चे सर्वाइवल के लायक रहेंगे। जैसे कि किसी बीमारी को लेकर कोई कैरेक्टर हो। ओके, जैसे कि किसी बीमारी को लेकर कोई कैरेक्टर हो, पेरेंट्स बीमार हैं और उनका कैरेक्टर उनके बच्चों में चला जाएगा तो इससे तो बच्चों को नुकसान ही होगा ना, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं। बट ऐसा होता है, देयर विल बी अ चांस, मतलब देयर इज़ अ चांस कि
गलत ट्रेड्स भी चले जाते हैं, ठीक है, गलत ट्रेड्स भी बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और अच्छे ट्रेड्स भी बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो जनरल नियम है, दुनिया का दस्तूर है ये कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र तो होना ही है ना। तो यही कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र जो होता है ये कहलाता है हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी का एग्जाम्पल भी आप लोग जानते होंगे। अगर आपके पेरेंट्स, मतलब किसी के भी पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स में कई तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, गोरापन का होना, कालापन का होना, लंबा होना, नाटा होना, कई तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। तो उनके बच्चों को भी तो आप लोग देखते होंगे ना कि कई बच्चे, उनके गोरे पेरेंट्स के बच्चे गोरे होते हैं, काले पेरेंट्स के बच्चे काले होते हैं। बालों को लेकर अगर हम लोग सोचे तो स्ट्रेट हेयर्स वाले के बच्चे स्ट्रेट हेयर वाले होते हैं, ब्लैक हेयर वालों के ब्लैक हेयर वाले होते हैं, या नाटे पेरेंट्स के बच्चे नाटे होते हैं, ड्वार्फ्ड होते हैं। ऐसा कई कैरेक्टर्स आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने नोटिस किया होगा। बट इन चीज़ों को पढ़ना अब है हम लोगों को, ठीक है। क्या पढ़ना है? कई सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़नी है, कई सारी चीज़ों के बारे में अभी जानना है। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत बस किया है। तो बात क्या है कि हेरिडिटी तो होता ही है, और हेरिडिटी किस पर होता है? हेरिडिटी वेरिएशंस पर होता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग एक वर्ड वेरिएशन भी पढ़ेंगे। वेरिएशन मीन्स होती है विभिन्नताएं, ओके। विभिन्नताएं मतलब जैसे कि अगर हम लोग किसी कैरेक्टर को ले लें, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी गुण को ले लें, मान लेते हैं हम लोग लंबाई को लेकर चलते हैं, ओके। तो लंबाई को लेकर अगर हम लोग चले, हाइट को लेकर अगर हम लोग चले, तो हाइट में भी तो कई सारी विभिन्नताएं होती हैं ना। पेरेंट्स आपके कई तरह के हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, मीडियम हाइट हो सकते हैं, नाटे हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। या कलर्स को भी लेकर के हम लोग जानते हैं, कलर्स क्या ह्यूमंस में या किसी अदर ऑर्गेनिजम्स की भी बात करें हम लोग, ह्यूमंस को अगर हम लोग ले पर्टिकुलरली, तो ह्यूमंस में भी क्या कलर्स एक ही कलर के पेरेंट्स होते हैं? नहीं। आप लोग जानते होंगे कई लोग पूरी तरह से गोरे होते हैं, कई लोग थोड़ा सा लाइट मतलब गोरे होते हैं, कई लोग पूरे काले होते हैं, कई लोग व्हीटिश कलर के होते हैं जिसे हम लोग गेहुआ रंग कहते हैं। कई तरह के कलर्स होते हैं ह्यूमंस में, होते हैं कि नहीं? तो इस तरह से कैरेक्टर्स कई तरह के हो सकते हैं, इन्हें ही हम लोग वेरिएशंस कहते हैं, ओके। वेरिएशंस किसी भी कैरेक्टर को लेकर हो सकता है, कलर को लेके, हाइट को लेके, किसी भी तरह का, आईज के कलर को लेकर के, बालों के कलर को लेकर के, कई तरह के कैरेक्टर्स को लेकर वेरिएशंस हो सकते हैं ह्यूमंस में, ओके। तो ये कुछ शॉर्टकट है इस चैप्टर का, ओके। अब नेक्स्टली हम लोग क्या जानेंगे कि ये वेरिएशंस आते कौन से रिप्रोडक्शन के थ्रू हैं। तो इसका तो आंसर आप लोग पहले से भी जानते हैं, अगर मेरे वीडियोस को आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग क्लियरली जानते होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा आता है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ टू न्यूक्लियस, ओके। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक मदर का क्रोमोसोम, एक पेरेंट्स का, फादर का क्रोमोसोम, दोनों मिक्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जब ऐसा मिक्सअप होगा तो वेरिएशंस तो आएंगे ही आएंगे और डिफरेंट वेरिएशंस बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? डिफरेंट वेरिएशंस बनेंगे, डिफरेंट वेरिएशंस, क्योंकि क्रॉसिंग हो जाता है ना, मिक्सिंग हो जाता है। मिक्सिंग होने के कारण एक गोरा एक काला दोनों का अगर मिक्सिंग हो जाए तो मिक्सिंग के बाद तो रिजल्ट तो एक तीसरा ही निकलेगा ना, ओके। तो इस तरह से रिजल्ट एक थर्ड वन ही निकलता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन, ओके। तो वेरिएशंस तरह तरह के निकलते हैं बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के थ्रू हम लोग क्या देखेंगे, अगर वेरिएशंस होगा भी तो बहुत लिटिल होगा या ना के बराबर होगा, ओके। अब वेरिएशन को लेकर हम लोग एक टर्म जानते हैं, दैट इज द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन इज इन अ स्पेशीज इज दैट इट इंक्रीजेज द सर्वाइवल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ओके। क्या होता है कि वेरिएशन अगर मतलब ज़्यादा हो तो वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग वेरिएशन का टर्म हम लोग कर रहे हैं ना, तो वेरिएशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। वेरिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया को हम लोग ले लेते हैं, ओके। एक बैक्टीरिया है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है तो उसके जो भी बेबीज़ बनेंगे, जो भी वो अदर बैक्टीरियाज बनेंगे, वो सारे के सारे बैक्टीरियाज तो एक ही तरह के होंगे, उनमें तो कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, ओके। तो वो बैक्टीरियाज, अगर वो पेरेंट बैक्टीरिया ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं अटेम्प्ट कर पाता है, नहीं अडेप्ट कर पाता है, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर में मर जाएगा, ओके। बट अगर वो पेरेंट बैक्टीरिया
सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके एक ऐसा बैक्टीरिया बनाता है जिसके कारण उस बैक्टीरिया में कुछ अलग तरह के कैरेक्टर आ जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेल एंड फीमेल बैक्टीरिया ने मिलकर अगर एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया जो कि क्रॉसिंग के थ्रू बना है, यानी कि ना ही उसमें मदर वाले का गुण पूरा आया, ना ही उसमें फादर वाले का पूरा गुण आया। ओके, तो जब ऐसा हुआ तो एक थर्ड वन स्पेशीज निकला। अब थर्ड वन स्पेशीज निकला तो वो जरूर ही कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा अपने पेरेंट्स से, है कि नहीं? तो वो जरूर अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो एबल हो जाएगा कि वो ज़्यादा टेम्परेचर को भी सह पाएगा। ओके, तब क्या हो जाएगा, उसका सर्वाइवल का चांस बढ़ जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीजेस। ओके, इंक्रीज हो जाएगा चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ओके, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि वेरिएशन एक वेरी हैवी एडवांटेज देता है स्पेशीज को। ओके, अगर स्पेशीज में वेरिएशन आते हैं तो वो काफ़ी बड़ा एडवांटेज कहलाता है, क्योंकि उसके लिए वो बहुत अच्छा एक तरह से हो जाता है और वो मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशंस को भी एडेप्ट करने के लायक बन जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ हम लोग एक छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर के हम लोग एक ह्यूमन बीइंग तक भी मतलब इसको एक्टिव कर सकते हैं। इस बात को मतलब चांस है कि ह्यूमन बीइंग्स में भी ऐसा होता है। ओके, अब देखिए, अब इस चैप्टर में हम लोग नेक्स्टली क्या करेंगे, नेक्स्टली हम लोग करेंगे कि इसमें किन कैरेक्टर्स को लेके हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसा होता है। तो कैरेक्टर्स तो मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया, कलर ऑफ बॉडी, कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ हेयर, हाइट, ये सब कई सारी चीज़ें जिसको लेकर हम लोग कर सकते हैं, ये कि हेरिडिटी होता है इन सारे कैरेक्टर्स का। अब नेक्स्टली हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स को सीखेंगे इस चैप्टर में जो टर्म्स आप लोगों के लिए कुछ नोन भी हैं, कुछ अननोन टर्म्स भी है। ठीक है, जैसा कि सबसे पहला टर्म है हमारा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स हैं हमारे एक तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस होते हैं। क्या होता है, अगर आप लोगों ने सेल चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको क्रोमोसोम्स वर्ड इजीली समझ में आ गया होगा। दैट इज कॉल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है, मेड बाय डीएनए। किससे बना होता है? मेड बाय डीएनए। ओके, मेड बाय डीएनए होता है, डीएनए नाम के न्यूक्लिक एसिड से ये बनता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्रोमोसोम। अब इस डीएनए में भी, डीएनए का भी जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड जीन। क्या कहलाता है? जीन। यहाँ हम लोगों ने क्रोमोसोम कर लिया, अब हम लोग वर्ड करेंगे जीन। तो जीन क्या है? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, दैट इज ट्रांसफर्ड। ओके, वही पार्ट जो कि ट्रांसफर होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, जीन के लिए हम लोग क्या कहेंगे? सेक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम दैट कंट्रोल्स ट्रेट दैट इज ट्रांसफर्ड एंड कंट्रोल्स ट्रेट्स। ठीक है, कंट्रोल्स ट्रेट। ओके, तो ये क्या है, इन दोनों चीज़ों को लेके बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, इन्हें हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो जीन क्या मैंने बताया, एक दिस इज अ क्रोमोसोम। ओके, ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम को बनाने के लिए हमें कई सारे डीएनए की जरूरत पड़ी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीएनए। ओके, अब ये जो डीएनए नाम के मटेरियल की हमें जरूरत पड़ी इस क्रोमोसोम को बनाने के लिए, इस डीएनए का छोटे छोटा पार्ट्स होता है। ठीक है, छोटा छोटा पार्ट्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेक्शंस। ओके, सेक्शंस, या हम लोग पार्ट भी कह सकते हैं, पार्ट। तो ये किसका पार्ट हुआ? ये एक तरह से क्रोमोसोम का ही तो पार्ट हुआ ना, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम या सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम। और ये जो सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है ये अपने अंदर कई सारे ट्रेट्स को कंट्रोल किए रहता है। ठीक है, कई सारे ट्रेट्स मीन्स एक्चुअली में होता क्या, ये भी मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। द ट्रेट वर्ड भी मैं अभी आपको यहाँ पे क्लासीफाई करूंगी। ओके, तो ट्रेट क्या होता है? एक तरह से ट्रेट कैरेक्टर होता है। ठीक है, कैरेक्टर मतलब कि ये अगर एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है तो ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम अपने अंदर हर तरह के कैरेक्टर को लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एक ह्यूमन को हम लोग ले लेते हैं। ओके, एक मेल को ले लेते हैं हम लोग। अब वो मेल देखने में गोरा है तो इसमें एक गोरापन वाला ट्रेट होगा। ठीक है,
अब वो मेल देखने में लंबा है, मतलब एक दूसरा ट्रेट उसमें हाइट का होगा, दैट इज लंबा वाला। ओके, एक तीसरा ट्रेट है कि उस इंसान का, उस लड़के का या मेल का, जो भी मैं बोल रही हूँ, उसका बाल ब्लैक कलर का है, तो इसके अंदर जो बाल के कलर का जीन होगा वो ब्लैक वाला होगा। ओके, आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से इस पूरे क्रोमोसोम में कई सारे ट्रेट्स को कंटेन किए हुए जीन्स रहते हैं। ओके, अब एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है। आई बात समझ में? अब वो पर्टिकुलर जीन जो जाएगा, जो बेबी के अंदर जाएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगा, वो वैसा क्रिएशन उसमें करेगा, उस बेबी का वैसा क्रिएशन करेगा कि वो बेबी गोरा होगा या काला होगा। अगर ये फादर का था तो फादर का गोरा वाला जाएगा उसके अंदर, मदर का भी आएगा उसके अंदर, और उसके बाद उसके अंदर अगर क्रॉसिंग हो रही है तो क्रॉसिंग के बाद एक थर्ड वन ट्रेट उसका बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? इस तरह से ये हमारा चलता रहता है। तो ये है द टर्म जीन। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप क्या है? देखिए, जीनोटाइप है, हम लोग कहते हैं जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल। ओके, जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल। ओके, जीनोटाइप क्या होता है? एक्चुअली में हर एक कैरेक्टर अपने अंदर दो जीनोटाइप लेके चलता है। ओके, एक्चुअली में इसे हम लोग क्या कहेंगे ना, कि जो कैरेक्टर बना नया, उस कैरेक्टर में कौन कौन से पेरेंट्स इंक्लूडेड है ये पता चलता है फ्रॉम जीनोटाइप। ओके, तो क्या है ये जीनोटाइप, ये मैं भी बताती हूँ। देखिए, जैसे कि हमने लिया एक पेरेंट्स जो कि गोरा था, हमने लिया एक पेरेंट्स जो एक फादर लिया जो कि गोरे थे, एक मदर लिया जो काली थी। ठीक है, तो फादर के लिए हम लोग व्हाइटिश इन कलर बोलेंगे और मदर के लिए हम लोग ब्लैकिश इन कलर बोलेंगे। ओके, तो बात क्या होगा कि व्हाइटिश फॉर डब्लू, ब्लैकिश फॉर बी। ठीक है, बी। तो हम लोग क्या लेंगे, जब इनका क्रॉसिंग होगा तो ये तो इस तरह से बनेगा ना, व्हाइटिश फॉर डब्लू एंड बी फॉर ब्लैकिश, कालापन के लिए बी और गोरापन के लिए डब्लू। तो ये जो दो टर्म्स हम लोग देख के पहचानेंगे कि आखिर में उस बच्चे का जो बेबी बनेगा, उस बेबी का जीन कॉम्बिनेशन क्या है। अगर हम लोग ये पता करेंगे तो वो जीन कॉम्बिनेशन पता चलेगा बाय जीनोटाइप से। ओके, क्योंकि जीनोटाइप ही रिप्रेजेंट करता है हमारा जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल। जेनेटिक क्या आया उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर जेनेटिक क्या आया, मदर का और फादर का क्या क्या जेनेटिक मेकअप आया उसके अंदर, जिसके कारण वो ऐसा बना बच्चा। आई बात समझ में? तो ये है गोरापन के लिए और ये है कालेपन के लिए। तो बाद में बच्चा हमारा कैसा बन जाएगा, थोड़ा मीडियम इन कलर बन जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से हम लोग समझते हैं। नेक्स्टली 6th टॉपिक हम लोग करेंगे, इसे भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जीनोटाइप टर्म को। ये तो मैंने शॉर्टकट में बताया आपको। ठीक है, जीनोटाइप टर्म जो होता है हमारा ऑलवेज ये जो भी रिप्रेजेंट होता है, ये रिप्रेजेंट होता है हमारा हमेशा अल्फाबेटिक टर्म में। ओके, क्या करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेड इन अल्फाबेटिक टर्म। ओके, तो ये अल्फाबेटिक टर्म ही तो है। आई बात समझ में? दिस इज अल्फाबेटिक टर्म। तो अल्फाबेटिक टर्म में ये होता है रिप्रेजेंट। और दूसरी बात, इसमें कुछ और भी टर्म्स हमारे डोमिनेंट, रिसेसिव, वो भी मैं अभी बताऊंगी। उसके बाद जीनोटाइप आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए द 6th टॉपिक दैट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप जस्ट ऑपोजिट है। जीनोटाइप में हमने उनके सेल से पता किया, हमने उनके कॉम्बिनेशन से पता किया जीन के कि कौन कौन सा जीन उनमें कॉम्बाइंड है, और उसमें हम लोगों ने अल्फाबेटिक टर्म्स को दिए। व्हाइटिश गोरापन का और ब्लैकिश कालेपन का हम लोगों ने जीन उसमें मिक्सअप किया है। ओके, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि वो बच्चा गेहुआ रंग का हो गया है। ओके, उन पेरेंट्स का जो बेबी हुआ वो गेहुआ रंग का, मतलब मीडियम कलर का हो गया है वो बच्चा। ओके, तो उस बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि वो ना ही गोरा है ना ही काला है। हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग अगर जनरल लैंग्वेज की बात करें तो हम लोग जो देहात में बोलते हैं ना गेहुआ रंग, व्हीटिश कलर हम लोग कहेंगे उसे। ओके, व्हीटिश कलर हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
जो चीज हमें दिख रही है, ओके, जो चीज हमें दिख रही है, द कैरेक्टर दैट इज शोन, द कैरेक्टर दैट इज शोन बाय नेक्ड आईज, ओके, जो चीज़ हमें खुली आंखों से दिख रही है वही चीज़ हम लोग बस बोलेंगे, अपनी जानकारी देंगे कि उसका बच्चा है ना वो गेहुआ कलर का हुआ है, ठीक है। हम लोग तो कोई जेनेटिक वो टर्म्स देखने नहीं जाएंगे कि उसका कैसा कैसा उसमें मिक्सिंग हुआ, हम लोग नहीं देखने जाएंगे। हाँ, ये जरूर बोल देंगे कि वो पापा उसका गोरा था ना, मम्मा उसकी काली थी ना, तो इसलिए वो गेहुआ कलर का हो गया, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ओके। तो ये गोरा और काला ये भी तो हम लोगों ने फिनोटाइप ही बताया, हमने कौन सा हमारा जीनोटाइप बताया जा करके। आई बात समझ में? जीनोटाइप हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, जीनोटाइप वर्ड्स को यूज़ हमेशा साइंटिफिक वे में किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्टली टर्म्स हमारा हो जाएगा दैट इज डोमिनेंट। डोमिनेंट, तो डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट है कि वो ट्रेट जो कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। डोमिनेंट क्या होता है, हम लोग इसे एक लैंग्वेज में लिखेंगे, ट्रेट दैट हाइड्स अनदर ट्रेट, ओके। स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, और दूसरी बात लिखेंगे द ट्रेट दैट हाइड्स अनदर ट्रेट, ओके। वो ट्रेट जो दूसरी ट्रेट को हमेशा गायब ही कर देता है, ठीक है। अगर वो रहेगा तो उसके सामने वो दूसरा वाला कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। हम लोग ये डोमिनेंट वर्ड शायद अपने जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं, ओके। वो डोमिनेंट हो गया है उसके ऊपर, वो डोमिनेंट हो गया है उसके ऊपर, ऐसा हम लोग कई बार वर्ड्स को सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं अपनी जनरल लाइफ में, ओके। तो डोमिनेंट वर्ड है क्या? डोमिनेंट वर्ड है मजबूत, स्ट्रॉन्ग वर्ड, जो अगर रहेगा तो किसी और को कुछ नहीं करने देगा, ओके। मैं हूं तो मैं ही सब कुछ हूं, बाकी सब जाए पानी में, ये होता है डोमिनेंट, ओके। तो यही है यहाँ पे हमारा हिसाब। डोमिनेंट अगर रहेगा द ट्रेट दैट हाइड्स अनदर ट्रेट, ओके। और डोमिनेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर्स, ओके। क्या लिखेंगे हम लोग? ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर, ओके। कैपिटल लेटर में ये हमेशा रिप्रेजेंट होता है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, अभी मैंने यहाँ पे जो W एंड B लिखा था, ओके, W एंड B, W फॉर मैंने किया था क्या? गोरापन के लिए, स्मॉल b फॉर मैंने किया था कालेपन के लिए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे आपका डोमिनेंट कौन सा होगा? व्हाइट वाला होगा, गोरापन वाला होगा, या ब्लैक वाला होगा, कालापन वाला होगा? हमारा सीधा सीधा एग्जाम्पल है W, क्योंकि W कैपिटलाइज्ड है, ओके। और W कैपिटलाइज्ड है जिसके कारण वो बेबी जो होगा उसमें ज़्यादातर जो कैरेक्टर आएगा वो गोरापन वाला आएगा, ना कि वो पूरी तरह से काला हो जाएगा बच्चा। आई बात समझ में? तो ये गोरापन वाला कैरेक्टर उस बच्चे में ज़्यादा जाएगा, क्योंकि गोरापन डोमिनेंट है, ओके। गोरापन इस कालेपन को, मतलब स्मॉल b को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, वो छोटा का छोटा रह जा रहा है। आई बात समझ में? तो देखिए द 8th वन टर्म दैट इज रेसेसिव। रेसेसिव ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट क्या होता है कि जो कि अपना मजबूती दिखा ही नहीं पाता है, ओके, एक तरह से कमजोर वाला ट्रेट दैट इज हिडन। क्या हो जाएगा? ट्रेट दैट इज हिडन, ओके। तो वो ट्रेट जो कि हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है, उसे हम लोग कहते हैं रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो रेसेसिव ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि ये ट्रेट आपका गायब, छुपा हुआ रहता है, जो कि अभी नहीं दिखा बट अगले जनरेशन में दिखाई दे देगा। आई बात समझ में? जैसा कि मैंने अभी बताया कि गोरा फादर और काली मदर का एक बेबी बना, वो बेबी गेहुआ कलर का बना, ठीक है। अब वो जो वीटिशिन कलर हुआ, उस वीटिशिन कलर में उसका गोरापन ज़्यादा झलक रहा है और कालापन कम झलक रहा है। कालापन तो अगर होता तो वो बच्चा पूरा काला होता ना। आई बात समझ में? तो कालापन कम झलक रहा है उसका, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट कौन है? वहाँ पे डोमिनेंट फादर है। फादर इन वाइटिश इन कलर, मतलब फादर जो है वो वाइटिश इन कलर है, गोरा है, तो गोरापन डोमिनेंट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कैपिटल वर्ड का यहाँ यूज़ किया है W। तो गोरापन सिंस की ज़्यादा वो हो चुका है, मतलब डोमिनेंट हो चुका है, तो बेबी में गोरापन वाला कैरेक्टर ज़्यादा गया और
जो कालापन वाला कैरेक्टर था वो छुप गया। तो कालापन का कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, डोमिनेंट हुआ या रेसेसिव हुआ, दैट इज रेसेसिव हुआ, क्योंकि रेसेसिव ट्रेट इज हिडन। रेसेसिव ट्रेट गायब रहता है, जब समय उसको मिलता है तब वो आगे चल के शो ऑफ हो जाएगा। आई बात समझ में। और इसको हम लोग किस में लिखते हैं, ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा रेसेसिव ट्रेट। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म करेंगे दैट इज ट्रेट। तो ट्रेट क्या होता है, ट्रेट अभी मैंने आपको बताया था, ट्रेट इज द कैरेक्टर, बट कैरेक्टर जो कि अलग अलग ट्रेट्स के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है ना वर्ड, हम लोग कहते हैं पर्सनल नाउन, एंड एक और वर्ड क्या हम लोग यूज करते हैं दैट इज कलेक्टिव नाउन करके कुछ हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं। कैरेक्टर होगा अगर हाइट तो ट्रेट हो जाएगा टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। ठीक है, इस तरह से हम लोग बातों को समझेंगे। देखिए ट्रेट हो जाएगा हमारा ब्राउन कलर, ओके, रेड कलर, नेक्स्ट टॉलनेस, ड्वार्फनेस, ETC। और यही हमारा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कैरेक्टर, तो कैरेक्टर हो जाएगा हमारा कलर, ठीक है, कलर या हाइट। आई बात समझ में। कलर को लेके हम लोग दो तरह का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ब्राउन कलर, रेड कलर हो सकता है। हम लोग ये ब्राउन और रेड कलर किसको लेके यूज कर रहे हैं, किसी तरह के हम लोग प्लांट्स को लेके यूज कर रहे हैं, या हम लोग ब्राउन एंड रेड कलर किसका यूज कर सकते हैं, बालों का कलर हम लोग यूज कर सकते हैं। बालों का कलर ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ओके, तो कलर ऑफ हेयर क्या हो जाएगा, कलर ऑफ हेयर इज कैरेक्टर, और ब्राउन कलर एंड रेड कलर इज ट्रेट। आई बात समझ में, ब्राउन कलर एंड रेड कलर इज ट्रेट। उसी तरह से हाइट क्या हो जाएगा, कैरेक्टर, और यही टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस इज ट्रेट्स। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग करेंगे द टर्म एलील्स। एलील्स, एलील्स क्या होते हैं, एलील्स ग्रुप्स ऑफ जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ जीन्स होते हैं। ओके, तो एलील्स क्या है, ग्रुप्स ऑफ जीन्स हैं। तो एलील्स एक्चुअली में हम लोग जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं ना, उन्हें ही हम लोग एलील्स कहते हैं। किसे कहते हैं, द अल्फाबेट्स, द अल्फाबेट्स। तो इन अल्फाबेट्स को हम लोग एलील्स कहते हैं। अब एक आपको फॉर्मूला मैं देती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा टर्म्स। देखिए, वन जीनोटाइप, जीनोटाइप इक्वल टू वन कैरेक्टर इक्वल टू टू एलील। ओके, एक जीनोटाइप के अंदर एक कैरेक्टर होता है और टू एलील्स होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, देखिए अभी मैं बताती हूँ। जीनोटाइप हमने क्या नाम दिया था, जीनोटाइप देखिए हम लोगों ने नाम दिया था WB, दिया था नाम हमने, कैपिटल W एंड स्मॉल b। कैरेक्टर हम लोगों ने नाम दिया क्या, कैरेक्टर हम लोगों ने नाम दिया कलर ऑफ बॉडी। हम लोगों ने गोरापन और कालापन किया था ना, तो कलर ऑफ बॉडी हो गया यहाँ पे, कलर ऑफ बॉडी। क्या हम लोग कोई और कैरेक्टर भी यहाँ ले सकते हैं, क्या हम लोग कोई और कैरेक्टर भी ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ हमने W और B लिखा है, क्या हम लोग यहाँ कुछ और कैरेक्टर भी ले सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, यहाँ वन ही कैरेक्टर है। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ कलर ऑफ बॉडी का ही यहाँ पे टर्म यूज किया है, जीनोटाइप। ओके, अब हम लोग एलील्स की बात करते हैं। तो बताइए आप ही लोग, आपको कितने एलील्स यहाँ पे दिखाई दिए, यहाँ पे हमें 2 एलील्स ही तो दिखाई दे रहे हैं ना। फर्स्ट एलील इज कैपिटल W और दूसरा एलील इज स्मॉल b। क्लियर हुआ यहाँ तक, स्मॉल b। ये हो गया हमारा 2 एलील्स, ये हो गया हमारा जीनोटाइप W एंड B, और कलर कैरेक्टर क्या हो गया, कलर ऑफ द बॉडी। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत किए हैं। हम लोगों ने टर्म्स को क्लियर कर लिया है। ओके, टर्म्स में हेरिडिटी, वेरिएशन, क्रोमोसोम्स, जीन, आई थिंक कि ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है और आप लोगों को वेरी इजीली समझ में आ गए हैं टर्म्स। फ्रॉम माई एग्जाम्पल्स आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। अब नेक्स्टली हम लोग जब इस टर्म को करेंगे तो फ्रॉम क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है,
कई क्वेश्चंस, कई आंसर्स हम लोग करेंगे, हर एक एग्जाम्पल के थ्रू टर्म्स को समझेंगे कि क्या होता है। और अगर इस तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए पूरी तरह से, प्लीज़ हमारे वीडियोस को स्प्रेड कीजिए ऑल ओवर, मतलब जगह जगह स्प्रेड कीजिए कि सबको बेनिफिट्स मिल सके। 2 महीने बाद आप लोगों के एग्जाम्स हैं, तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए, इसलिए मैं इतना मेहनत भी कर रही हूँ। आप लोगों की तरफ से इंस्पिरेशंस मिलती रहे, इसलिए मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग अगर मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू।